दुरूद शरीफ पढ़। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये सिलेबस में तो पिछले अटेम्प्ट में ही ऐड हो गया था, लेकिन आईकैप की बुक में इसका चैप्टर कोई नहीं था, तो इसलिए लास्ट टाइम ये इग्नोर्ड ही था। इस दफ़ा वो चैप्टर ऐड कर दिया। ये चैप्टर है क्या, इस पे बाद में करते हैं बात। पहले एक सवाल कराता हूँ आपको, और वो है क्वेश्चन नंबर 1 ऑटम 10 सितंबर 2010। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने में करता हूँ। पहले उस क्वेश्चन को आपके प्रायर नॉलेज की बेस पे करूंगा, फिर बताऊंगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है। सितंबर 10 क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, ठीक है, पढ़ लिया। सवाल की रिक्वायरमेंट ए, 3 प्रोडक्ट्स हैं और सब की फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बतानी है। अच्छा, इस चैप्टर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है मैंने नहीं बताया, बस एक सवाल ही शुरू करा रहा हूँ, और ये सारा सवाल आपके वो जो चैप्टर ओवरहेड वाला पढ़ा था ना, ये उसके ऊपर बेस सवाल करा रहा हूँ। तो आप अपनी हार्ड डिस्क से रैम में ले आए ओवरहेड वाला चैप्टर। रिक्वायरमेंट ए, तीनों प्रोडक्ट्स की पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट बतानी है, और ऐसा करने के लिए एक सिंगल फैक्ट्री ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन लेबर आवर्स यूज करना है। और पार्ट बी पूछा हुआ है कि पहले सारे खर्चे प्रोडक्ट्स में बांटें, उसके बाद हर प्रोडक्ट की ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालें।
अगर किसी को ये सवाल देखा देखा लग रहा है तो मैंने एक दफ़ा ये सवाल करवाने लगा था, फिर छोड़ दिया था और ये कहा था कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कराते हुए कराऊंगा, तो तब ये सवाल छोड़ दिया था, नहीं कराया था, अब करा रहा हूँ। पार्ट ए ये है कि पहले एक ओवरहेड पर आर निकालें, फिर उससे ओवरहेड पर यूनिट बनाएं हर प्रोडक्ट का। जब मैंने आपको ओवरहेड वाला चैप्टर पढ़ाया था ना, तो उसमें एक केस पता नहीं आखिरी किया था जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, उसको मैंने दो तरह से सॉल्व किया था। एक था कि पहले हम किसी एक बेस पे एक रेट निकाल लेते हैं, उसको फिर पर यूनिट पे कन्वर्ट कर लेते हैं, और दूसरा तरीका बताया था कि सारे खर्चों को प्रोडक्ट्स में बांटते जाते हैं और एंड पे फिर हर एक का ओवरहेड पर यूनिट निकाल लेते हैं। तो भी मैं सवाल करूंगा तो आपको आ जाएगा थोड़ा थोड़ा सा याद। क्वेश्चन 1 ऑटम 10 कर रहा हूं। पहले पार्ट ए, कि मैं सवाल सारा बोर्ड पे कर रहा हूं, आपको ओवरहेड्स आ जाएगा याद। अगर अभी किसी ने पिछला रिवाइज करना शुरू कर दिया है तो शायद ये कर ही लिया हो रिवाइज, लेकिन मैं कर रहा हूं खुद बोर्ड पे सॉल्व। पहले सारे ओवरहेड्स को ऐड करके एक ओवरहेड पर लेबर आवर निकालते हैं। कैसे करूं कैलकुलेट? सब का एक ओवरहेड पर लेबर आवर निकालना है, सारे ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर। तो सवाल में दिए हुए सारे ओवरहेड्स ऐड कर लें, लेकिन जज्बाती हो के पहली दो लाइनें ऐड कर लेना, वो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर है, तो बाकी सारी ऐड कर लें। इनडायरेक्ट वेजेस सारी, फ्यूल एंड पावर, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस बिल्डिंग, स्टोर स्पेयर्स, रेंट रेट्स, ये सब ऐड कर दें। जी 94880000। टोटल लेबर आज कैसे निकालें? देखें दूसरे टेबल में कुछ और आजमाई करें, कैसे पता चलेगा टोटल लेबर आज कैसे निकालें? हाँ जी, जितने आज पर यूनिट दिए हुए उनको यूनिट्स प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल आवर्स निकल आएंगे। ए के कितने यूनिट बने? 12,000। एक पे कितने लेबर आवर लगते हैं? 20। कितने हो गए? 240। बीटा के कितने यूनिट्स बने? 20,000। एक पे कितने लेबर आवर लगते हैं? 8। 5 1 लाख। गैमा के कितने यूनिट्स बने? 45,000। एक पे लगते हैं 4, 180,000। 5 20। क्या बनाइए? 18.25 पर आवर। अच्छा, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि लेबर जब 1 घंटा काम करेगी तो इतने रुपए ओवरहेड होंगे। ये तो निकल आया पर आवर। रिक्वायर्ड क्या है? ए, यूजिंग अ सिंगल फैक्ट्री ओवरहेड पर आवर क्या कैलकुलेट करना है? फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट। तो इसको पर यूनिट कैसे बनाऊं? 1 मिनट में जितने आवर लगते हैं उसे मल्टीप्लाई कर लें, तो इससे आगे रिक्वायरमेंट तक पहुंच जाते हैं। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, अल्फा के 1 यूनिट में कितने आवर लगते हैं? 20। 1 आवर 18.25। मैंने ओवरहेड पर लेबर आवर निकाला है, अब उसको पर यूनिट करना है। लेबर आवर से पर यूनिट तक कैसे पहुंचे? 1 यूनिट पे कितने आवर लगते हैं ना, तो उससे मल्टीप्लाई कर लें। 365 बस। बीटा के 1 यूनिट पे लगते हैं 5 घंटे, 91.25। गैमा के 1 यूनिट पे लगते हैं 4 घंटे, 73। ये पार्ट ए की है मैंने सॉल्व। बिल्कुल जो ओवरहेड्स किए थे वही कर रहा हूं, मैंने कुछ नहीं बताया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है। ओवरहेड वाले चैप्टर की बेस पे ही ये सॉल्व किया है। अगर बिल्कुल भूल गए हैं तो शायद थोड़ा थोड़ा सा याद आ जाए देख के। ओवरहेड पर लेबर आवर निकाला क्योंकि रिक्वायरमेंट ए में लिखा हुआ था, और फिर उसको ओवरहेड पर यूनिट बना दिया हर प्रोडक्ट के लिए। ये सब एक्चुअल डाटा है, ये सब एक्चुअल डाटा है। इसलिए मैंने OAR का ना मैंने वर्ड यूज किया और ना ही सवाल में OAR का वर्ड था, क्योंकि सारा कुछ एक गुजरे हुए महीने का डाटा है, गुजरे हुए क्वार्टर का। अच्छा, इस सवाल में एक चल खैर पार्ट बी में कराता हूं।
पार्ट ए नोट कर लें, सवाल में कोई भी जरा सी भी कंफ्यूजन है, मैंने इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का नाम लिखा है और मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने ओवरहेड्स का समझ लें एक सवाल सॉल्व किया। अब पार्ट बी करता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप अभी सारा दिन कॉलेज में हो गया, लाइब्रेरी में पढ़े होगे या क्लास में हो गए? क्लासेस भी हो रही हैं, फिर क्लास में लाइब्रेरी। वो नंबर आपके पास है या अब्बू के पास है? आपको के पास तो अगर आपके पास मैं आपसे बात कर दूँ। आप ऐसा करो कि मैंने ना अभी क्लास छोड़नी है। क्लास किस टाइम है आपकी? तकरीबन कोई खास क्लास में मैं लाइब्रेरी में होगा। शाम तक लाइब्रेरी में होंगे? मुझे ना मैसेज कर दो और बता दो अपना। अगर मेरा ज़ोहर तक मैसेज ना आया तो ख़ुद पूछ लेना, क्योंकि मैंने ना अभी क्लासेस रखी हुई हैं, मैं अभी समझ नहीं पा रहा कि मैं किस टाइम ब्रेक दूंगा। फिर जब ब्रेक दूंगा ना फिर आपसे बैठ कर बात करता हूँ। तो अगर आप सारा दिन कॉलेज में ही हो तो आप मुझे बस मैसेज कर देना, ठीक है? मिलते हैं। पार्ट ए कोई तकलीफ परेशानी? पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी में उसने कहा हुआ है कि ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालें फॉर ईच प्रोडक्ट, लेकिन ऐसा करने से पहले सारे एक्सपेंसेस को पहले प्रोडक्ट्स में बांट लें। किस तरह बांटें? एलोकेशन कर लेते हैं, कोई ना कोई बेसिस बताई होगी। तो जैसे हम लोग डिपार्टमेंट्स में बांटते थे उस तरह प्रोडक्ट्स में बांट लेते हैं। तो इन खर्चों को प्रोडक्ट्स में बांट लेते हैं एक एक करके। ये मिटा दूं। पार्ट बी अंग्रेजी बेसिस टोटल अल्फा बीटा और गैमा। रुपीज़ हैं, 1000 रुपीज़ ही है ना? हाँ रुपीज़। डिपार्टमेंट्स में भी बांटना सीखा था, प्रोडक्ट में भी बांटना है, तो प्रोडक्ट में बांट लेते हैं। क्या क्या है जी खर्चे? ओवरहेड बताते जाए। इनडायरेक्ट वेजेस हैं, ये इनडायरेक्ट वेजेस हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोगों की। एक डिपार्टमेंट है मशीन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ये सब उन्हीं की इनडायरेक्ट वेजेस के नीचे ना बताया मैं, 4 या 3 है पता नहीं, ये उनकी इनडायरेक्ट वेजेस हैं। ये इनडायरेक्ट वेजेस के नीचे डिटेल बताइए है। मेंटेनेंस वाले लोगों की वेजेस कितनी? 6 लाख। अब आप सवाल में देखें मशीन मेंटेनेंस के लोगों की वेजेस हैं, किस बेस पे बांटना बेस्ट है? मशीन की मेंटेनेंस, मशीन आर्स कॉस्ट पे बांटा करते हैं, इंश्योरेंस को। मेंटेनेंस को बांटते हैं जो मशीन जितनी ज्यादा चलेगी। सब भूल भाल गए, सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया सब। ओवरहेड्स का सवाल कर रहा हूं मैं। मशीन मेंटेनेंस के खर्चे का ताल्लुक मशीन की वैल्यू से नहीं है, मशीन के चलने से। तो अवेलेबल में से बेस्ट मशीन है। तो इस 6 लाख को बांट लेते हैं मशीन आर्ट्स की रेशो में। तो बेसिस में हम बता देंगे कि हम इसको मशीन आर्ट्स की रेशो में बांट रहे हैं। अच्छा, हम जब मशीन आर्ट्स की रेशो में बांट रहे हैं तो मशीन आर्ट्स दिए हुए हैं दूसरे बुलेट पॉइंट में, तो 6, 8, 10 की रेशो में बांट लें। कभी भी ना किसी टोटल अमाउंट को किसी पर यूनिट की रेशो में नहीं बांटते। ये शायद ओवरहेड में भी इस पे कभी बात हुई थी मुझे लगता है। हमने टोटल 6 लाख को बांटना है
मशीन आवर्स की रेशो में, तो एक यूनिट पे कितने मशीन आवर्स लगते हैं इस रेशो में हैं? एक यूनिट पे कितने मशीन आवर्स लगे? नहीं, एक प्रोडक्ट के लिए टोटल कितने मशीन आवर्स लगे? तो हमने 6, 8, 10 की रेशो में नहीं बांटना, हमने देखना है कि ए, बी और जी में टोटल कितने कितने मशीन आवर्स लगे। तो टोटल मशीन आवर्स तो नहीं दिए हुए, तो वो हम लोग वर्किंग में कैलकुलेट कर देते हैं। टोटल मशीन आवर्स कितने कितने लगे? एक यूनिट पे लगते हैं 6 यूनिट्स बने इसके 72,000। बी के एक यूनिट पे लगते हैं 8, बी के यूनिट्स बने 20,000 160। जी के एक यूनिट पे लगते हैं 10, जी के यूनिट्स बने 45 680। अच्छा, ये बात दोबारा देखिए, मशीन की मेंटेनेंस के लोगों की वेजेस बांटनी है, तो मशीन आवर्स 6, 8, 10 की रेशो में इसलिए नहीं बांटा क्योंकि ये तो एक यूनिट के आवर्स हैं। अब इस वक्त अल्फा के एक यूनिट में 6 घंटे लगते हैं, बीटा के 8 यूनिट अल्फा के एक यूनिट में 6 आवर्स लगते हैं, बीटा के एक यूनिट में 8 आवर्स लगते हैं और गैमा में 10। बज़ाहिर लग रहा है कि गैमा में बहुत टाइम लगता है, क्या पता गैमा के बने ही सिर्फ 100 यूनिट्स होते और अल्फा के हजारों यूनिट्स बन गए होते, तो फिर तो ज्यादा मेंटेनेंस अल्फा की मशीनों की करनी पड़ी होती। इसलिए 6, 8, 10 की रेशो में नहीं, टोटल कितने आवर्स लगे उस रेशो में। तो अब हमने इसको बांटना है इस रेशो में, तो 6 लाख को इस रेशो में बांट दें। 63343 14076 395894 पूरा हो जाएगा ये 63। छह लाख को रेशो में बांटा है। 6, 8, 10 की रेशो में क्यों नहीं बांटा, इसकी रेशो में क्यों बांटा है, ये बात ओके ठीक है ना। अच्छा, ये जो रेशो में बांटना है, ये जो रेशो में बांटा है अभी, हो तो ऐसे ही रहा है, लेकिन ऐसे ही एक आपको एंगल दिखा रहा हूं। 6 लाख को डिवाइड कर लें अगर हम 682 से, क्या आ जाएगा? पॉइंट। इसकी क्या इंटरप्रिटेशन होगी कि एक मशीन आर काम होगा तो इतनी मेंटेनेंस की वेजेस हैं, अल्फा की कितनी, बीटा की कितनी, गैमा की कितनी, क्या करें इसको मल्टीप्लाई कर दें। कि असल में यही है, बस मैंने इसको तोड़ के ऐसे बताया, ये भी कुछ देर बाद इसका जिक्र दोबारा करूंगा। और क्या वेजेस हैं? स्टोर्स वालों की वेजेस हैं। स्टोर वाले लोग क्या काम कर रहे होते होंगे? सफाई कर रहे होंगे, इन्वेंट्री को मैनेज करते होंगे। क्या मतलब इन्वेंट्री मैनेज करते होंगे? जरा इमेजिन करके देखिए, जूतों के स्टोर पे गए कोई चीज लेने, तो जो ऊपर स्टोर में वो वाजे 8 नंबर पकड़ाना जूता, ऊपर से एक जूता आता है नीचे, तो वो स्टोर वाला क्या कर रहा होगा? स्टॉक मैनेज। क्या मतलब? वर्कर्स क्या कर रहे होंगे? यूनिट्स को देख रहे होंगे, वो रखते होंगे, यूज करना होगा तो उठाते होंगे, यही करते होंगे ना। तो स्टोर के लोगों की वेजेस को बांटना है। अब उसमें पूरे सवाल में से क्या बेस्ट लग रहा है? स्टोर कंजम्पशन नहीं, स्पेस यूटिलाइजेशन नहीं। स्पेस यूटिलाइजेशन का मतलब, जैसे अब ये रूम है, इस रूम के अंदर स्पेस ज्यादा है, साथ वाले रूम में स्पेस कम हो, लेकिन यहां पर मार्कर ज्यादा इस्तेमाल होते हो या यहां पर कम इस्तेमाल होते हो, साथ वाले कमरे में ज्यादा इस्तेमाल करते हो, तो वो स्टोर वाला जिसने मार्कर स्टोर करके रखे होते हैं और जरूरत पड़ने पे वहां से निकाल के लाके देता है, तो ज्यादा काम उस क्लासरूम के लिए कर रहा होगा जो रूम बड़ा है, फिर जिसपे मार्कर ज्यादा कंज्यूम हो रहे हैं। तो इसलिए अवेलेबल में से बेस्ट ये स्टोर कंजम्पशन। स्टोर कंजम्पशन दिया हुआ है बिल्कुल लास्ट में, स्टोर कंजम्पशन 720, 270। इसका मतलब है कि किस किस प्रोडक्ट के लिए कितने रुपए का सामान स्टोर से निकल के कंज्यूम हुआ। तो जिसका जितना ज्यादा सामान स्टोर से निकल के इस्तेमाल हुआ होगा, वर्कर्स ने उतना ही ज्यादा सामान उठा के दिया होगा। तो इसलिए अवेलेबल में से ये स्टोर कंजम्पशन बेस्ट है। तो स्टोर वाले लोगों की सैलरी बांट देते हैं स्टोर कंज्यूम की बेस पे। टोटल कितनी है स्टोर की वेजेस? 60, बस 360। और इसको बांट दें, ये जो एंड पे 720 और 270 और 810 जी, 144,000 540,000
ये 54,000 54,000 अच्छा 540 तो ही नहीं सकता 16 वैसे अगर स्टोर की बात करें तो वहाँ पे तो यूनिट्स पड़े होते हैं ना, तो अगर वो यूनिट्स पे करा लेंगे तो इसमें ये भी तो आ सकता है ना कि स्टोर के बंदे यूनिट्स इधर उधर करेंगे तो हाँ यही हो रहा है असल में। तो सर्विस में हम प्रोडक्शन यूनिट की भी तो बात कर सकते नहीं नहीं नहीं, स्टोर वाले यूनिट्स थोड़ी पकड़ा रहे होंगे। ये तो प्रोडक्ट के यूनिट्स बन रहे हैं, स्टोर वाले तो उनको सामान उठा उठा के दे रहे होंगे। तो जितने रुपए का सामान इस्तेमाल हुआ स्टोर कंजम्पशन। तीसरा क्या है? क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल वाले लोग क्या कर रहे होंगे? इंस्पेक्शन कर रहे होंगे। अच्छा, हमने लेबर का चैप्टर पढ़ लिया। वर्कर्स को जो पैसे दिए जा रहे होते हैं, दो तरह के सिस्टम चलते हैं, टाइम बेस्ड भी होता है और पीस वर्क भी होता है। ज्यादातर क्या था? ज्यादातर अब तक कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या था? टाइम बेस्ड। ज्यादातर वेज रुपए पर आवर होती थी। तो इस सवाल में बताना चाहिए था कि इंस्पेक्शन के लोगों को पैसे किस एतबार से दे रहे होते हैं। नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट आवर्स के हिसाब से। इंस्पेक्शन दो चीजों का जिक्र है, एक पॉइंट नंबर 2 में लास्ट कॉलम कि इंस्पेक्शन पे टाइम कितना लगाया, और एक तीसरे टेबल में लास्ट लाइन के कितने यूनिट्स इंस्पेक्ट किए। अगर वर्कर्स को पैसे देने होते रुपए पर यूनिट के हिसाब से, तो जितने जितने यूनिट्स इंस्पेक्ट करता उस हिसाब से ये पैसे बांट देते। अगर उनको पैसे देने होते टाइम के हिसाब से, तो जितना जितना इंस्पेक्शन पे टाइम लगाया उस हिसाब से बांटते। खामोशी है तो बाय डिफॉल्ट टाइम के हिसाब से। तो ये जो इंस्पेक्शन यानी क्वालिटी कंट्रोल के लोगों की वेजेस हैं, इनको हम इंस्पेक्शन आवर्स के हिसाब से बांट देते हैं। किसको टोटल करके बांट दें? वो तो भी बता रहा हूं। इंस्पेक्शन आवर्स की रेशो में बांट देते हैं, यानी 2, 3 और 4 की रेशो में बांट दें। नहीं, वही बात जो यहां बताई थी, पर यूनिट की रेशो में नहीं, टोटल। तो टोटल कितने कितना टाइम लगाया। अल्फा के एक यूनिट में कितना टाइम इंस्पेक्शन पे लगता है, इनटू कितने यूनिट्स? 12,000 के 600। अगर लास्ट लाइन ना दी होती तो जरूर 12,000 लेते कि जितने बनाए होंगे सारे इंस्पेक्ट किए होंगे, लेकिन वो सैंपल बेसिस पे इंस्पेक्ट करते होंगे, इसलिए उन्होंने लास्ट कॉलम बता दिया कि कितने कितने इंस्पेक्ट किए, तो उसके किए ही 600 यूनिट्स इंस्पेक्ट हैं। अगर इंस्पेक्टेड यूनिट्स की रेशियो में बांट देते, ये सवाल की गलती है, सवाल वाले को बताना चाहिए था। आप अगर इंस्पेक्टेड यूनिट्स की रेशियो में बांटते तो फिर ये नोट लिखते कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि उनकी वेजेस यूनिट्स के हिसाब से हैं, तो भी ठीक होता। और बी के एक यूनिट पे इंस्पेक्शन का टाइम लगता है 4 इंटू कितने यूनिट इंस्पेक्ट किए? 3 इंटू 400। गैमा के एक यूनिट पे लगता है 4 इंटू 1350 5400। इस रेशो में बांटें। टोटल कितनी वेजेस हैं इन लोगों की? 468। तो इस रेशो में बांट देंगे 72,000 72,000 324। अच्छा, यहां भी एक चीज वैसी है, कैलकुलेशन दिखाता हूं, किया ऑलरेडी वैसा ही है। 468,000 को 7800 में डिवाइड करें, 60। क्या इंटरप्रिटेशन है इसकी? कि इंस्पेक्शन के एक आर के इतने पैसे देते हैं, और अल्फा बीटा गैमा करना हो तो मल्टीप्लाई बाय, तो वो यही आएगा। असल में ये रेशो में बांटना यही होता है कि इस पे डिवाइड और इनसे मल्टीप्लाई। ये कुछ देर बाद इस पे बात करता हूं। और कौन से लोगों की वेजेस हैं? क्लीनिंग। अच्छा, अब ये क्लीनिंग वाले लोग क्या करते होंगे? सफाई करते होंगे। जगह की सफाई के मशीनों की सफाई? मशीनों की सफाई भी तो हो सकती है।
वो मेंटेनेंस में हो गया, वो मशीन मेंटेनेंस हो गई, तो फिर ये जगह की सफाई है। तो इसको किस बेस पे बांटना चाहिए? स्पेस, स्टोर नहीं, स्पेस। जिस प्रोडक्ट के लिए जितनी जगह घेरी हुई है, जगह की उतनी ही सफाई, तो इसको हम बांट देते हैं स्पेस यूटिलाइज की बेस पे। टोटल कितना है क्लीनिंग? 4 लाख। और स्पेस यूटिलाइजेशन दी हुई है आपको परसेंटेज में, फैक्ट्री स्पेस यूटिलाइजेशन परसेंटेज में दी हुई है। तो इधर आ जाएगा 160, 140, 1 लाख। इस चैप्टर को भूले हुए के अलावा कोई और मसला? ओवरहेड्स ही कर रहा हूं अभी तक। दोनों से भी हो सकता है। अच्छा, ये इस चैप्टर के बारे में मेरी एक गलती है, ये ना मुझे तभी कराना चाहिए था, लेकिन तब तक मैंने इसको देखा नहीं हुआ था, नया चैप्टर आया था, तो वो मैंने कहा चलो एंड पे देखते हैं। तो वो जब एंड पे देखा तो ये वही था, तो ये तब करा देना चाहिए था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अब सही। हाँ जी, इनडायरेक्ट वेजेस हो गई पूरी। इनडायरेक्ट वेजेस से रिलेटेड कोई भी एतराज़, इख्तलाफ, तकलीफ। फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर को बांट लेते हैं। अगर वो किलोवाट आवर्स दिए होते तो उससे बांटते, लेकिन नहीं है तो मशीन आवर्स, और मशीन आवर्स यही है जो वर्किंग 2 में निकाले हुए हैं। टोटल कितना है? 28 लाख। लेकिन अगर पावर की बात की है तो मतलब ये स्पेस भी तो हो सकता है कि अगर कोई जगह में ज्यादा लगा तो हम ज्यादा नहीं, फ्यूल एंड पावर पंखे लाइटें नहीं होते ना, भूल गया ना चैप्टर। फ्यूल एंड पावर होती है मशीनरी की बिजली, वो जो पंखे लाइटें होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसको जरूर हम स्पेस यूटिलाइज पे बांटते हैं। ये मशीनों की बिजली होती है, तो इसको किलोवाट आवर्स दिया हो तो उस पर, नहीं तो मशीन आवर्स। मशीन आवर्स पे बांटे 29560 हैं 656 892 चले 1847507। ये फ्यूल एंड पावर को मशीन आवर्स पे बांट दिया। अच्छा, जब आप ओवरहेड रिवाइज कर लेंगे ना, ये वाकई सिर्फ वही काम हो रहा है। प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन अगर एसेट की वैल्यू दी हो तो वैल्यू पे बांटते हैं, और वो दी हुई है 0.3 में। अच्छा, इसमें ना एक जज्बाती हरकत स्टूडेंट ये करता है, वो पढ़ेगा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, बस ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग भी है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग। तो इसमें बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी दोनों की डेप्रिसिएशन मिक्स की हुई है, दोनों के लिए अलग अलग बेसिस होती हैं। बिल्डिंग की बिल्कुल है, बिल्डिंग का हमने जब भी कोई खर्चा बांटना होता है तो वो स्पेस यूटिलाइजेशन की बेस पे बांटते हैं। अब रहा मसला कि बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन अलग कैसे करें, अभी कर लेते हैं। इसमें एक एडजस्टमेंट कर लें, ये सवाल की गलती है, और ये वाकई ही सवाल में उसने गलती हुई थी, क्योंकि सोल्यूशन बना, जब आईकैप का सोल्यूशन देखा है तो उससे अंदाजा हो रहा है कि उसने सवाल में वाकई गलती हो गई थी। ये जो बिल्कुल एंड पे डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है 10% पर एनम, सारा सवाल क्वार्टर का हो रहा है, ऊपर सारा कुछ क्वार्टर का दिया हुआ है, तो उसको डेप्रिसिएशन रेट या तो पर क्वार्टर देना चाहिए था, या फिर पीछे सवाल सॉल्व करते हुए 10% लगा के 3/12 कर लेना चाहिए था। तो वो दोनों में से कोई काम नहीं किया हुआ, तो सोल्यूशन की बजाय क्वेश्चन ही अमेंड कर लेते हैं, 10% पर क्वार्टर कर दें इसको। आप इसका सही सोल्यूशन जब करते हैं तो आप यकीनन इसको पर एनम ही लेते, और डेप्रिसिएशन आप 3/12 करके ही कैलकुलेट करते। मैं सिर्फ सोल्यूशन ताकि बोर्ड पे जो कर रहा हूं पीछे कभी को देख ही रहता है तो वो मैच ही रहे, इसलिए सवाल चेंज कर रहा हूं। कम चेंजेस करनी पड़ेंगी, बस एक वर्ड ही चेंज करना पड़ेगा, वरना सोल्यूशन में ज्यादा चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो आखिरी लाइन सवाल में डेप्रिसिएशन जो दी है उसको 10% पर क्वार्टर कर लें जी। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी की अलहदा बेस पे बांटनी है और डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की अलहदा बांटनी है।
डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी देखते हैं पहले। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी के लिए कॉस्ट ऑफ मशीनरी, तो तीनों प्रोडक्ट्स पे कितनी कितनी मशीनरीज हैं उनकी कॉस्ट 0.3 में दी हुई है। 6 मिलियन अल्फा के लिए है, 4 मिलियन बीटा के लिए है, 3 मिलियन गामा के लिए, और इनकी डेप्रिसिएशन का रेट भी बताया हुआ है कितना, 10%। तो सिंपली इनके ऊपर 10% लगा देते हैं, तो इधर कितनी आ जाएगी, 6 लाख, 4 लाख, 3 लाख। देखें तीनों प्रोडक्ट्स की ना मशीन की कॉस्ट बताई हुई है, और उसी के नीचे कहा हुआ 10% है मशीन डेप्रिसिएशन का रेट, तो उनकी कॉस्ट पे 10% लगा दें तो हर एक की डेप्रिसिएशन आ गई। किस बेस पे बांटा है इसको, दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, सिर्फ 10% लगाया हमने। इन सबको ऐड करिए, 13 लाख, जबकि ऊपर टेबल में कितना है 1560, तो वो 1560 उसमें जो 260 है फिर वो बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन होगी। क्या जी, हाँ हाँ ये क्वार्टर पे है ना ये भी। जी जी अगर यहाँ पे वो होता तो हम इसे 3/4 करते। जी, अगर मैंने जो सवाल में आपको चेंज कराई है, असल में स्टूडेंट सवाल में क्या करता, वो 6 मिलियन 10% इंटू 3/12 करता, वो यहां आंसर 1.5 लाख आ जाता, 1.5 लाख इधर आ जाता, 1 लाख इधर आ जाता, 75,000 इधर आ जाता। सही सोल्यूशन ये है। तो या तो वो फिगर्स बदल लेते हैं, या फिर जो मैंने आपको कहा 10% पर क्वार्टर कर लें। सही सोल्यूशन असल में सवाल के हिसाब से देखेंगे तो 1.5 लाख, 1 लाख और 75,000 है, 3/12 करके, ठीक है। तो मैंने वो मैंने रेट ही पर क्वार्टर कह दिया। तो बाकी जो 260 है वो फिर बिल्डिंग की होगी, 260, और बिल्डिंग के खर्चों को, बिल्डिंग की सफाई का खर्चा, बिल्डिंग की इंश्योरेंस का खर्चा, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन का खर्चा, वो स्पेस की बेस पे बांटते हैं। जी 104,000 9 91,000 65,000। ये डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट समझाया मैंने। प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग की कंबाइंड दी हुई थी, मैंने दोनों को अलग अलग किया। अगला खर्चा इंश्योरेंस, प्लांट एंड मशीनरी की इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का ताल्लुक होता है एसेट की वैल्यू से, तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। मशीनरी की इंश्योरेंस का ताल्लुक मशीनरी की वैल्यू से, जितनी महंगी मशीन उतना ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम। टोटल कितनी इंश्योरेंस है 2, मशीन की कॉस्ट की रेशो में बांट दें 643 11 0 769 73846 55385। हाँ जी, बिल्डिंग की इंश्योरेंस, बिल्डिंग की किस बेस पे, स्पेस यूटिलाइजेशन पे। टोटल खर्चा कितना 60,000, अल्फा के लिए 24 21 15,000।
नोटेड। यस सर हाँ जी, बिल्डिंग इंश्योरेंस के बाद स्टोर्स कंज्यूम्ड, इसको स्टोर कंजम्पशन की रेशियो में बांट के आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा वो यही है असल में, वो असल में इन्हीं का ही ब्रेकअप दिया हुआ है। कितना? 18,720,000 टू 8। ये जिनको 3 जीरो नजर नहीं आ रहे वो पीछे अंग्रेजी के साथ लिखे हुए हैं। और लास्ट, अच्छा ये सवाल की एक केयरलेसनेस है, जब बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही है तो रेंट कहाँ से आ गया? ये वैसी बस उन्होंने आइटम्स डाली हुई थी सोचे समझे बगैर। तो रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस ये बिल्डिंग के होते हैं, जब बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही है तो फिर वो रेंट कहाँ से आ गया है? नहीं, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस जो है ना, ये रेट्स प्रॉपर्टी टैक्स को कहते हैं, तो ये बिल्डिंग ही का है। और जो कह रहे हैं 2 बिल्डिंग होंगी तो फिर स्पेस यूटिलाइज दोनों बिल्डिंग में सेम होगी, यानी उसी की बेस पे किराया भी बांट दिया, उसी की बेस पे इंडक्शन भी बांट दी। चलो खैर है बेकार है, गहरी बात है, बस ठीक है। रेंट रेट्स हैं स्पेस टोटल कितना? 12 लाख। तो स्पेस की बेस पे बांट दें 480, 420, 3 लाख। सारे हो गए ना पूरे? प्रोडक्ट्स का टोटल कर दें। अच्छा, सवाल सॉल्व करते हुए शुरू में हेडिंग दे ली थी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर 4 के? नहीं जिन्होंने नहीं दी थी वो अब दे लें इस सवाल से ऊपर हैं। ये जो आज का लेक्चर स्टार्ट किया है ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। हाँ जी, ये 27717 277 3713। जी बताएं। 437 4786। दूसरा जी 2339550 00 पे 11 501। कैलकुलेशन में अगर गलती हो गई तो फिर लाइफ टाइम के लिए सीए बैन कर देंगे। वो कोई बात नहीं, अगर गलती हो जाएगी तो क्या। मुझे सोच के डर लग रहा है कि आपके साथ आर्टिकल में क्या होगा। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट पूछी है, बिल्कुल ठीक है, यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। यूनिट्स दिए हुए हैं, इसके हैं 12,000, 20,000 और 45,000। ये ओवरहेड्स आ गए सारे बांटने के बाद। ये यूनिट्स हैं और पूछी थी रिक्वायरमेंट ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, तो इनको यूनिट से डिवाइड कर दें तो वो एफओएच कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। टू 3 1.4 11 6.9 97.9
2 2। ये 231.14 है। ये सवाल की रिक्वायरमेंट थी। इसको नोट पूरा कर लीजिए पहले, यहां तक इसकी कैलकुलेशन में कोई जरा सी भी कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। मैंने सब वही किया है जो ओवरहेड्स में ही सिखाया था। इसको पूरा जो भी नोट कर रहे हैं पूरा कर ले, फिर बताता हूं कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है। बस हाँ क्या हुआ? हाँ वो अलग से कराऊंगा रिकॉर्ड, अभी FR 1 खत्म करके कराऊंगा। नहीं भी मैंने FR 1 रखनी है, उनसे फारिग होकर फिर कराऊंगा रिकॉर्ड नसीहतें। जल्दी जल्दी। क्लास है कोई? नहीं अच्छा, ये जो ओवरहेड्स यहां लिखे हैं ये सारे फिक्स ओवरहेड्स तो नहीं लिखे, तो ओवरहेड्स हैं, वेरिएबल भी होंगे इनमें। लेकिन हमने तो प्रोडक्ट वाइज बांटा है ना उनको। हमने उनको, हो सकता है कोई वेरिएबल खर्चा यहाँ पर आर बेसिस पे हो, जैसे उन वर्कर्स की वेजेस थी, होगा वो वेजेस पर आर। हमने तो प्रोडक्ट में बांट दिया उनको। एब्जॉर्प्शन रेट, एब्जॉर्प्शन वो होती है जो कि फिक्स्ड ओवरहेड्स वैसे भी होने थे, बस वैसे ही बर्दाश्त इनको करने पड़ने थे। देखो जो चीज मेरी अपनी है ना, मेरा अपना खर्चा है, उसके लिए ये वर्ड नहीं होगा मुझे खर्चा बर्दाश्त करना पड़ा। बर्दाश्त वही होगा जब दूसरे की कोई चीज बर्दाश्त करनी पड़ती। तो फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब करने पड़ रहे होंगे जो वैसे भी होने थे, बस वो चार्ज इसको करने थे, तो इसलिए वो रेलिवेंट नहीं होता कभी भी। एलोकेटेड, एब्जॉर्ब, ये इसलिए रेलिवेंट नहीं होता कि ये वैसे भी होने होते हैं। नोटेड भाई। अच्छा, अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ लें और फिर अपने अल्फाज में कुछ ना कुछ बातें लिखिएगा। पहले ओवरहेड्स वाली एक बात दोहराता हूं। ओवरहेड्स वाले चैप्टर में हम लोग बांटते थे ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट्स में, और डिपार्टमेंट्स में बांटने के लिए यही मेहनत कर रहे थे, लेकिन वो डिपार्टमेंट्स में बांटने के लिए थी। एक बार जब डिपार्टमेंट्स में बांट लिया, उसके बाद हर डिपार्टमेंट का रुपीस पर आर निकल आया, रुपीस पर लेबर आर, रुपीस पर मशीन आर। फिर प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचे? आर्स के जरिए ही प्रोडक्ट तक पहुंचे। ओवरहेड्स वाले चैप्टर में, ओवरहेड्स वाले चैप्टर को ना डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कहते हैं, उसमें हम लोग ओवरहेड्स को बांटते थे डिपार्टमेंट्स में, पीडीज, एसडीज। फिर एक बार जब डिपार्टमेंट्स में बंट जाते थे तो उन डिपार्टमेंट्स से प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचेगा? OAR पर आर फॉर डिपार्टमेंट, OAR पर यूनिट तक कैसे पहुंचेगा? उसी आर्स को यूज करके। यानी प्रोडक्ट के साथ इन ओवरहेड्स का रिलेशन सिर्फ लेबर आर्स से जोड़ दिया। ओवरहेड्स वाले चैप्टर में सारे ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट्स में बांटा। जब डिपार्टमेंट्स में बांट रहे थे तो फिर जरूर इस तरह से लिंक बनाया था कि जिस डिपार्टमेंट में जितने ज्यादा मशीन आवर्स, जिस डिपार्टमेंट में जितनी ज्यादा स्पेस, जिस डिपार्टमेंट में जितनी ज्यादा कॉस्ट ऑफ मशीनरी। लेकिन जब डिपार्टमेंट्स में बांट लेते थे फिर अल्टीमेटली प्रोडक्ट तक कैसे लिंक जोड़ते हैं, जिसके हिसाब से OAR निकला होता है। अगर OAR पर लेबर आर निकला होता है तो लेबर आर से जिस प्रोडक्ट में ज्यादा लेबर आर्स लग रहे हैं उसका OAR ज्यादा हो जाएगा, जिसमें कम लेबर आर्स लग रहे हैं। तो ओवरहेड्स वाले चैप्टर में प्रोडक्ट की कॉस्ट तक पहुंचने के लिए ब्रिज बीच में क्या है? आर्स। ये जो इस वक्त हमने सवाल काम किया, इसमें डिपार्टमेंट्स को लिफ्ट ही नहीं करवाई,
इसमें क्या किया, सब ओवरहेड्स को डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ ताल्लुक बनाया कि हर ओवरहेड का प्रोडक्ट के साथ क्या ताल्लुक बनता है, और उस बेस पे बांटा। डिपार्टमेंट्स निकल गए बीच में से, इसको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहते हैं। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग था। ये जो पार्ट बी सॉल्व किया ना सवाल का, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग थी कि ओवरहेड्स को प्रोडक्ट में बांटने के लिए डिपार्टमेंट्स को निकाल दें बीच में से, ओवरहेड्स का प्रोडक्ट से रिलेशन बनाए, प्रोडक्ट से, और उसकी यहां किसी ना किसी बेसिस से एलोकेशन की है। ओवरहेड्स और प्रोडक्ट के दरमियान में डिपार्टमेंट्स की दीवार डालें। ओवरहेड्स वाले चैप्टर में ओवरहेड्स पहले डिपार्टमेंट से बढ़ते हैं, फिर प्रोडक्ट तक आते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये कहती है कि डिपार्टमेंट्स को निकालें बीच में से, ओवरहेड्स का प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेशन लें, जैसे इस सवाल में किया, और फिर जब प्रोडक्ट्स को बंटेंगे ओवरहेड्स, इसको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहेंगे। यानी जो अभी इस वक्त ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकाली है, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड से निकाली। फर्क आ जाएगा, आप अभी देख लो बेशक। जिस सवाल अभी पार्टी ने क्या किया है, हमने सारे ओवरहेड्स को आर्स, लेबर आर से लिंक कर दिया बस, और फिर उस लेबर आर के जरिए प्रोडक्ट तक पहुंचे। ओवरहेड्स और प्रोडक्ट का ताल्लुक सिर्फ लेबर आर से जुड़ा, उसका आंसर और आ रहा था। पार्ट 1 का आंसर देखो और आ रहा है, दोनों है, मैनेजमेंट की मर्जी। लेकिन जब हर खर्चे का प्रोडक्ट से अलग अलग रिलेशन बनाया, अकॉर्डिंग टू जो उनका रिलेशन बनता था, आंसर चेंज हो गया। तो इसलिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, वो जो पहले हम पढ़ते आए थे ना, उसको वो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है असल में। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है कि जिसमें ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट्स वाले चैनल से गुजारने की बजाय डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेट करके उनमें बांट दें, और फिर फाइनली जो ओवरहेड पर यूनिट निकलेगा, तो ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। और बस यही एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। ये ना असल में होता था सीए फाइनल में, तो इसको फिर उन्होंने वहां से निकाल के इधर डाला है। तो आईकेएफ की बुक में इसके 3 सवाल दिए हैं, उनमें से एक मैं आपको दिखा देता हूँ, ज़बानी दिखा देता हूँ। वैसे तो वो तीनों ही आप खुद कर सकते हैं, आसान आसान से हैं, लेकिन फिर भी एक उसमें से दिखा देता हूँ। है जी, तब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिलेबस में नहीं था, लेकिन ओवरहेड्स में ये चीज़ सिखाई थी ना इस तरह से, तो ओवरहेड्स के नॉलेज की बेस पे भी हो सकता था असल में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सवाल, लेकिन वैसा ही था। तो ये जो इस क्वेश्चन का पार्ट बी किया है, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग थी। सीफे में नहीं है, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में था, वो मैं पढ़ाता भी नहीं था तब, मतलब मैंने नहीं वो सवाल देखे हुए। मुश्किल होता होगा तब, उसमें प्रोसेस कॉस्टिंग की चीजें भी होती होंगी शायद, पता नहीं। मैं तब नहीं पढ़ाता था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं पढ़ाता, तो मैंने नहीं देखे हुए सवाल। जी हाँ। अच्छा, अब इसका एग्जाम क्वेश्चन या तो आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का नाम मिल जाएगा, या इसी तरह से आपको ओवरहेड्स को प्रोडक्ट के साथ लिंक किया होगा, डिपार्टमेंट्स के साथ नहीं। उनमें डिपार्टमेंट्स होते थे, उनमें डिपार्टमेंट्स के साथ बांटा होता था, तो इसलिए वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का नहीं था सवाल। इस तरह का सवाल हमने जो किया भी था पास्ट पेपर का, उसमें डिपार्टमेंट्स में गए थे पहले, वहां से प्रोडक्ट में आए थे, तो वो ये नहीं था। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में डिपार्टमेंट्स निकल जाएंगे बीच में से, तो वो डाटा से देख के अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो इस चैप्टर में 2 नाम यूज किए मैं वो आपको बता देता हूं। ये जो नाम है ना, ये कॉस्ट पूल है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जिन खर्चों को बांटना है वो कॉस्ट पूल है। कॉस्ट पूल, पूल स्विमिंग पूल, कॉस्ट पूल। और ये जिस बेस पे बांटना है इसको कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में 2 टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं। जिन खर्चों को, यानी जिन कॉस्ट को हमने बांटना है वो कॉस्ट, यानी ये फ्यूल एंड पावर एक कॉस्ट पूल है, डेप्रिसिएशन एक कॉस्ट पूल है, रेंट रेट से कॉस्ट पूल है, यानी कॉस्ट इस नाम से खर्च एक्यूमुलेट हो रहा है। जो खर्चे का अकाउंट नेम है वो कॉस्ट के उस नाम से खर्चे सब इसमें पूल करते जा रहे हैं, और जिस बेस पे बांटना है वो कॉस्ट ड्राइवर है। हाँ लिख सकते हैं, कॉस्ट पूल कॉस्ट ड्राइवर लिख सकते हैं। जिन बेसिस पे बांटना है वो कॉस्ट ड्राइवर है। ये टर्म्स इसलिए याद रखने क्योंकि सवाल में टर्म्स हो सकती हैं।
इस चैप्टर में थ्योरेटिकली पूछी जा सकती है एक चीज़, पेज 103, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। आई कैप की बुक चैप्टर 4, और ये मैंने आपको ये सामने बैठे हुए लोगों को ग्रुप में भी भेज दिया व्हाट्सएप में। आई कैप की बुक है, सबने डाउनलोड नहीं की होती तो मैंने वो चैप्टर काट के आपको भेज दिया और आपके कोर्स में भी रख दिया, पोर्टल पे भी रख दिया। आई कैप की बुक से ही मैंने ये पोर्शन काटा है और आपके पोर्टल में भी रख दिया, व्हाट्सएप भी भेज दिया। और तो उसमें पेज 103 पे मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, ये अगर कर सकें, अंग्रेजी समझ आए तो कर लें। अच्छा, अब इसमें आई कैप की बुक में इसके 3 सवाल हैं और आसान आसान से हैं। मैं फिर भी अखलाकन आपको एक सवाल दिखा देता हूं। क्वेश्चन 1 देख लेते हैं, चलें। अगर अभी नहीं है व्हाट्सएप खोल सकते तो मैं यहां लगा लेता हूं। लाइट बंद कर। मैंने आप लोगों को फाइल भेजी है, अगर अभी खोल लेते हैं तो बेशक वहां से पढ़ लें, नहीं तो यहां से पढ़ लें। ये ना कंप्रिहेंसिव एग्जांपल्स के नाम से ये 3 एग्जांपल्स हैं आई कैप की बुक में, आसान सी हैं, ये आप खुद भी कर सकते हैं। मैं फिर भी आपको हौसले के लिए एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, पढ़ लीजिए, फिर इसका सोल्यूशन भी दिखाता हूं। यानी कैलकुलेट आप कर रहे होंगे लेकिन बोर्ड पे लिखने की बजाय मैं इसका सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, और जिस वर्किंग की जरूरत लगेगी वो बोर्ड पे कर दूंगा। पढ़ लीजिए लेकिन एक बार। जिसकी इंग्लिश फंस कर चलती है और वो पहले पैराग्राफ में फंसा रह जाए। हम गीगान का ऑपरेशन है और हम लोग पेंट करके देते हैं, तो हमारे 3 कस्टमर्स हैं और वो बनाते हैं ये 3 प्रोडक्ट्स, और वो जब बना लेते हैं तो हमसे पेंट करवाने आते हैं। यानी हमारा काम है इन 3 प्रोडक्ट्स को पेंट करके देना, तो हमारी सेल्स हैं जो हम पेंट के पैसे लेते हैं। ये 3 प्रोडक्ट्स हैं 3 कस्टमर्स के और हम इनको पेंट करके देते हैं। इसको पेंट करने के लिए 6 कोट लगते हैं, कोट समझते हैं? क्या? हाँ, मतलब आप कह रहे 6 दफा करना पड़ेगा, और इसके लिए 4 और इसके लिए 3 कोट्स लगते हैं, और बाकी फिर ये खर्चे और वो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसके एक कोट के लिए 1 यूनिट के लिए सॉरी इतना पेंट लगता है, इसके लिए इतने लीटर पेंट लगता है, इसके लिए इतने लीटर पेंट लगता है, और बाकी ये और मजीद बेसिस बताई हुई हैं कि हमने इस महीने में इसके इतने यूनिट्स पेंट किए। पेंट बैचेस में हम इस्तेमाल करते थे, इतने बैचेस पेंट के इस्तेमाल हुए। मशीन का जो अटेंडेंट था, जो मशीन का ऑपरेटर था, उतना उसका टाइम लगा, और पेंट की कॉस्ट इतनी आई 1 यूनिट को पेंट करने की। अब आगे करना क्या है? ये ओवरहेड्स हैं, ये तीनों ओवरहेड्स हैं, और इन ओवरहेड्स यानी कॉस्ट पूल्स के ड्राइवर्स ये हैं नहीं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है ना, वो गुजरे हुए पीरियड की कॉस्ट बेसिकली वो गुजरे हुए की है, लेकिन सवाल में बजट डाटा भी हो सकता है। ये ओवरहेड्स हैं और ये उनको बांटने का रिलेशन है। अगर ये ना भी बताया होता तो ये जो पेंट होता है वो बैचेस में होता होगा। पेंट ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्वालिटी कंट्रोल
इसका बेस्ट ताल्लुक इससे है, ये हो सकता है क्वालिटी इंस्पेक्टर को हम बुलाते हो, वो चेक करता हो, सुपरविजन करता हो, तो इसके लिए ये बैचेस बेस्ट रिलेशन है, उसने खुद भी बता दिया। वैसे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली कितनी इस्तेमाल होगी, बिजली कितनी इस्तेमाल होगी, जितने यूनिट्स पेंट करेंगे, जितनी दफा पेंट करेंगे, तो कोट्स ऑफ पेंट, और मशीनों को रीफिल करने पे जो खर्चा आएगा, जितना पेंट रीफिल कर रहे हो। तो ये हैं वही बेसिस ही जैसे पहले करते हैं, ये उसने खुद बता दी सवाल के अंदर। करना क्या है, पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है ईच प्रोडक्ट की। तो इनको प्रोडक्ट्स में बांट लेंगे, बिल्कुल जैसे भी सवाल किया है, और फिर एंड पे पर यूनिट कर लेंगे। इसको किस रेशो में बांटें, इसके लिए उसने खुद ही बता दिया कि बैचेस ऑफ पेंट है जी। किस रेशो में बांटें, 10/8/6 की, 10/8/6 की। इलेक्ट्रिसिटी, ये उसने कहा कि कोट्स जी, पहले पैराग्राफ में दिए थे कि एक यूनिट के इतने इतने कोट चाहिए, तो 6-3-4 की रेशो में बांट लें। ये तो एक यूनिट के कोट हैं, टोटल कोट्स कैसे निकलेंगे, तो अब जो उसको रेशियो में बांटेंगे, लाइट G101 के कितने यूनिट्स, 500 बने, एक पे कोट लगते हैं 6, G102 पे 400 और एक पे कितने कोट लगते हैं, 4, और G103 300 बनाए, एक पे कोट लगते हैं 3। तो ये नंबर ऑफ कोट्स आ गए, इनकी रेशो में बांटेंगे। यही काम जो यहां किया है। और तीसरा खर्चा, ये खर्चा लीटर्स ऑफ पेंट, लीटर पर यूनिट दिया हुआ, इनको यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, उस रेशो में बांटेंगे। और ये हो गया, ऐसे ही किया है, ये बांट दिया। ये बांटा, लेकिन पूछा सवाल में ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट नहीं था, कॉस्ट था, तो पेंट की कॉस्ट भी आएगी, ये मटेरियल है, लेबर की कॉस्ट भी आएगी, और ये ओवरहेड्स भी आएंगे। सिर्फ ओवरहेड पर यूनिट नहीं पूछा था, वो तो ये है, ये मटेरियल है ना, पेंट लगेगा, ये दिया हुआ है, लेबर के आर्ट दिए हुए हैं, ये पर आर रेट है उनका, तो ये पूरी कॉस्ट पर यूनिट बनी। ये बस हो गया। नहीं यकीन तो एक और सवाल देख लें, हैं? अच्छा, अब ये जो रेशो में बांटना है हमने, ये नंबर ऑफ कोट्स जो मैंने निकाले हैं, ये वर्किंग मैंने जो वर्क कोड नंबर ऑफ कोट निकाले, वो जो 10/8/6 की रेशो में बांटना था, वो है 10/8/6, यानी हर एक को उन्होंने अलग वर्किंग में करके दिखा दिया। इसको हमने 10/8/6 की रेशो में बांटना था, ये वो बांटा हुआ है। फिर इसको ये 3000, 1600, 900 जो वहां मैंने किया है, ये इसकी रेशो में बांट दिया। इसी तरह लीटर्स की जो मैं बात कर रहा था, वो इसकी रेशो में बांटा। यही है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अच्छा, यहां पर देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखें, पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ये इधर खर्चे थे और इन खर्चों को इन तीनों में इस रेशो में बांटना था। कैसे बांटेंगे, जैसे ये है इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा किस रेशो में बांटा, लाइट नंबर ऑफ कोट्स, तो उसको इस रेशो में बांट दिया। ये क्या बनी, 55 कितना खर्चा है इसका, 1.5 लाख। इस 1.5 लाख को बांटा कैसे, इस रेशो में, यानी डिवाइडेड बाय 5500 मल्टीप्लाई बाय 3000, 1600, 900। अगर आपको ये 5500 दिया होता और बाकी दोनों प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन ही ना होती, और ये 3000 दिया होता और सिर्फ इसी का खर्चा पूछा होता, 5500 बहरहाल बता दिया होता, रेशो नहीं है, 5500 बता दिया और बाकियों का पूछा ही नहीं, पूछा ही सिर्फ उसका,
तो क्या करें, 1.5 लाख को 5500 पे डिवाइड 3,000। तो इस सवाल में ना लाइट ये 2 क्वेश्चन के अंदर कई प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट का पूछा हुआ, तो रेशो तो फिर हम नहीं निकाल सकते। तो उसने क्या किया, खर्चे बताए और वो जो रेशो का टोटल होता है वो टोटल बता दिया। यानी 1.5 लाख बताया और 5500 बता दिया। ये 1.5 लाख, ये 5500, और सिर्फ एक प्रोडक्ट का डाटा दिया है और उसी के ओवरहेड निकालने हैं। तो क्या करें, इसको से डिवाइड कर लें और उसकी चीजों से मल्टीप्लाई कर लें। बस ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, ये आप जरूर करिएगा। आसान से सवाल हैं, 3 ही सवाल हैं, 1.5 तो मैंने बता ही दिए, ये तीसरा ही रह गया बस। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस, चूंकि इस दफा उन्होंने बुक में शामिल किया है इस एतराज के जवाब में कि तो बुक में नहीं है तो सिलेबस में क्यों डाला, उन्होंने बुक में शामिल किया है इस दफा स्पेशली शामिल किया है बुक के अंदर, इसलिए चांसेस हैं इसके, क्योंकि लास्ट टाइम ओवरहेड तो हो गया है टेस्ट, तो इसलिए इसके चांस हैं कि ये वाला टेस्ट हो। सेम है, सेम वही वाला काम किया है, बस वहां डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट्स निकल के बस प्रोडक्ट आ गए, वही काम किया है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग डन। अच्छा, अब मैं ना करता हूं कि ये अगली क्लास अभी ही कंटिन्यू करता हूं, और मैंने उसका एक सवाल बताना था इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, और बस में और तो कुछ नहीं था। हाँ, सीवीपी होमवर्क डिस्कस करने थे और इन्वेंट्री मैनेजमेंट का बताना था। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग खत्म। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की एक रिस्क वाली चीज बतानी है, क्योंकि मैंने वो ना अगले किसी लेक्चर में करवाई थी, तो वो उन लेक्चर में मौजूद नहीं थी जो आपको कॉपी करके दिए थे, इसलिए वो बतानी है बात। उसके अलावा ये खत्म, और अब मैं अगला लेक्चर लगाता हूँ, ठीक है, ये खत्म बस।